और सबसे जो बेहतर चीज़ है जो कि नेचुरल है वो सेलाइन या नमक वाला पानी है, जिसके ड्रॉप्स या स्प्रे की शक्ल में हम कर सकते हैं। रोज़ भी कर सकते हैं? ये कुदरती तौर पे नाक की झिल्ली की सोजिश को कम कर देता है और आप नेचुरल तरीके से भी बगैर दवाइयों के यूज़ के अपनी नाक को खुला। बिल्कुल बच्चों के लिए भी सेफ़ है, ड्रॉप्स की शक्ल में मिल जाते हैं, सेलिनेस के नाम से आते हैं। और सब उससे भी बेहतर है कि हम स्टीम लेना शुरू करें। स्टीम जो है एक बहुत अच्छा टिप है जो कि छोटे बड़ों में एक जैसा फ़ायदा दे सकता है। बच्चों में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, उसको एडिनॉइड्स कहते हैं, जो कि नाक के पीछे एक हमारा डिफेंसिव ग्लैंड है, लिम्फेटिक ग्लैंड है। बच्चों में उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी समटाइम्स ब्लॉकेज का और नाक की बंदिश और गले की खराश का बायस बन सकता है। स्मोक के रेफरेंस से ख़ास तौर पे कि इसका जो मैक्सिमम लोड होता है वो या अर्ली मॉर्निंग होता है या सनसेट के टाइम होता है। तो ये 2 टाइम्स कम से कम ऐसे ज़रूर हैं जिसमें आप अपने ऑडियंस को हम या पेशेंट्स को बताते हैं कि इस टाइम पे अपना एक्सपोजर बाहर का कम से कम रखें। ये एक यूज़फुल टिप है। दिन में मतलब थोड़ी कम हो जाती है ना? और उस वक्त एलर्जन का लोड सबसे ज़्यादा, यानी सनसेट के टाइम और स्मोक और फॉग मिक्स जो हैं वो उस वक्त ज़्यादा होते हैं। बाकी जो आपका टॉपिक है, इट्स वेरी यूज़फुल टॉपिक। सुबह उठते ही अगर आपका नोज़ ब्लॉक हो रहा है और आपके गले में ख़राश हो रही है तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि वो सिर्फ़ आप एक नहीं हैं, बल्कि हर 3 में से 1 बंदा जो है लाहौर में या इस एनवायरनमेंट में उसको ये प्रॉब्लम सुबह उठते ही फेस करना पड़ता है कि उसका नोज़ ब्लॉक है और वो गले में खराश है। लग रहा है कि हर कोई मतलब 3 में से 3 बंदे ही हैं। जी, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, यानी मतलब बहुत सारी रिसर्च के मुताबिक भी हर 3 बंदे अगर आप देखें उनमें से 1 का नोज़ जो है ना वो स्टफ़ी होता है जब सुबह सो के उठता है। नहीं तो ये कोई बैक्टीरिया है, कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है या सिर्फ स्मोक की वजह से ही हो रहा है सर? हफीज़ा, मोस्ट ऑफ द टाइम ये एलर्जीज़ हैं, इट्स नॉट इन्फेक्शन। जिस एनवायरनमेंट में हम सांस लेते हैं, सारी रात जिस एनवायरनमेंट में सांस लेते हैं उसमें एलर्जीज़ का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। एलर्जीज़ हर घर में होती हैं, गर्दो गुबार है, डस्ट है, पोलेंस है। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनमें हमारा मैदा जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको रिफ्लक्स कहते हैं, उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है। और पोलेंस भी हमारे इसी तरह कुछ घरों में पेट्स हैं, पेट्स भी एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एलर्जी हैं। आजकल जो ख़ास तौर पे चीज़ पार्टिसिपेट कर सकती है वो हमारे हीटर्स जो हम यूज़ करते हैं, उससे भी हमारी इन्वायरमेंट रिलेटिवली ड्राई हो जाती है, तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम। अगर हीटर्स के साथ हम घर में कोई पानी का बोल ऐसे रख लें, कोई प्लांट रूम के अंदर रख लें, घर के अंदर रख लें, फिर कोई फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम इसको थोड़ी सी एफ़र्ट करें, तो हमें ये पता चलाना चाहिए कि इसका रीज़न क्या है। तो ये वो रीज़न्स हैं जो कॉमनली हमारे पेशेंट्स में हमें नज़र आते हैं, या हम उनसे जब हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं कि वो किस किस चीज़ से एक्सपोज्ड हैं, और फिर उन्हीं चीज़ों से इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उनको जब भी वो हमारे क्लिनिक्स में आते हैं तो हम उनको सिर्फ दवाइयों से ट्रीट ना करें, बल्कि उनको यूज़फुल टिप्स भी दें और उनकी डाइट मॉडिफिकेशन के बारे में भी बात करें। कुछ लोग जो है ना सुबह उठते के साथ ही इस सिचुएशन में होते हैं कि इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं स्प्रेज और नाक का स्प्रे। अच्छा, नाक के स्प्रे के बारे में मुझे ऐसे जितनी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, अभी मुझे ब्रेक पे डॉक्टर साहब ने बताया कि लोग ज़्यादा नाक के स्प्रेज जो है वो बहुत इस्तेमाल करते हैं, वो कितना नुकसानदेह है? फिज़ा, जो नाक के स्प्रेज हैं वो उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं और वो बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब भी होते हैं, और कुछ लोग सेल्फ मेडिकेशन भी उसकी करते हैं। जो सबसे हमारी प्रैक्टिस में जो स्प्रेज हैं वो पहला एक स्प्रे है जिसको हम डीकंजेस्टेंट स्प्रे कहते हैं। ये नाक की झिल्ली की सोजिश को इमीडिएटली रिलीफ देता है। अच्छा। ये वो स्प्रे है जिसकी ग्रेजुअली आदत पड़ सकती है अगर वो सेल्फ मेडिकेशन में हो। जो कंसल्टेंट डॉक्टर्स होते हैं वो इसको 3 से 5 दिन तक एडवाइस करते हैं, लेकिन पेशेंट को सडन रिलीफ मिलता है, वो फिर इसका यूज़ टू हो जाता है।
और इवेंचुअली कोई ऐसी बीमारी डेवलप हो जाती है जिसमें नाक की झिल्ली को इरिवर्सिबल नुकसान हो सकता है। दूसरे नंबर के जो स्प्रेज हैं वो स्टीरॉयडल स्प्रेज हैं जो कि ज़्यादा प्रैक्टिस में यूज़ होते हैं। इनका काम भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। और सबसे जो बेहतर चीज़ है जो कि नेचुरल है वो सेलाइन या नमक वाला पानी है जिसके ड्रॉप्स या स्प्रे की शक्ल में हम कर सकते हैं। रोज़ भी कर सकते हैं? ये कुदरती तौर पे नाक की झिल्ली की सोजिश को कम कर देता है और आप नेचुरल तरीके से भी बगैर दवाइयों के यूज़ के अपनी नाक को खुला। बच्चों के लिए भी सेफ़ है। ड्रॉप्स की शक्ल में मिल जाते हैं, सेलिनेस के नाम से आते हैं। और सब उससे भी बेहतर है कि हम स्टीम लेना शुरू करें। स्टीम जो है एक बहुत अच्छा टिप है जो कि छोटे बड़ों में एक जैसा फ़ायदा दे सकता है। बच्चों में एक और चीज़ ऐड हो जाती है, उसको एडिनॉइड्स कहते हैं, जो कि नाक के पीछे एक हमारा डिफेंसिव ग्लैंड है, लिम्फेटिक ग्लैंड है। बच्चों में उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो वो भी समटाइम्स ब्लॉकेज का और नाक की बंदिश और गले की खराश का बायस बन सकता है। अच्छा, ये जो जैसे इसमें भी क्या काउंट किया जाता है कि इम्यून किसी का अगर कमज़ोर है उसको ये एलर्जी ज़्यादा हिट करेगी? ऑब्वियसली, अच्छा है, ऑब्वियसली बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बॉडी का डिफेंस वीक होगा तो उसको एलर्जीज़ भी अटैक करती हैं, इन्फेक्शंस भी, वायरल सारा कुछ उसको ज़्यादा फेस करना पड़ता है। तो इन मौसम में आप कहते हैं कि हमें इम्यून के ऊपर भी काम करना पड़ेगा? जी बिल्कुल। तो बच्चों के लिए हम क्या यखनियाँ वगैरह रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐड कर सकते हैं? क्योंकि जो भी पेशेंट आपके पास आएगा आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको एक डाइट प्लान भी दें, क्योंकि हमारा स्टमक बहुत हमारे डाइट ऐसी हैं जो कि स्टमक को बहुत अपसेट करती हैं। रिफ्लक्स बहुत कॉमन है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप बहुत कॉमन है, एलर्जीज़ हैं, हमारा धुआं है, गर्दो गुबार है। इसी तरह गले की खराश का एक बायस जो है वो हमारा बोलने का स्टाइल भी है कि हम कितना बोलते हैं और कितना चीख के बोलते हैं, उससे भी हमारे गले पे बुरे असरात पड़ सकते हैं। कुछ औरतें बोलती ना कि नहीं डॉक्टर साहब, तो मैं तो बात ही बहुत आस्था से करती हूँ, मैं तो बोलती कोई नहीं उतना का, मगर किसी बच्चे को एकदम से आवाज़ लगानी होगी ना, फुरकान ऐसी जो वॉइस का फॉल्टी यूज़ है या एक्सेसिव यूज़ है वो अल्टीमेटली हमारे वोकल कॉर्ड्स को ख़राब करता है। तो इट इज़ क्या होता है ये जो लाउड एकदम से हम होते हैं वो कैसे हमारे गले को जाके इरिटेट करता है? बाद में होती तो है इरिटेशन। हाँ जी, देखिए एक्सेस यूज़ होगा तो वहाँ पे ड्राइनेस क्रिएट होगी। और लाउड करने से क्या होता है? लाउड करने से हमारे वोकल कॉर्ड बड़े ज़ोर से आपस में टकराते हैं, और अगर ये हैबिट होगी, कभी कभार तो इट डज़ंट मैटर, लेकिन अगर ये हम अपनी हैबिट बना लें कि हमने बोलना ही ज़ोर लगा के है, तो फिर अल्टीमेटली हमारे वोकल कॉर्ड पे उसके बुरे असरात पड़ते हैं और इवन नोड्यूल्स बन सकते हैं, जिससे आपकी वॉइस परमानेंटली ख़राब होती है। अच्छा, अभी जो आम इंसान है उसको ये कैसे पता चलेगा कि हमें इन्फेक्शन हुआ है या हमारे साथ ये एलर्जी का इशू चल रहा है? जो एलर्जीज़ हैं वो बहुत कॉमन है एज ए सेड, लेकिन जो इन्फेक्शंस होती हैं वो अपनी सिम्टम्स से पहचानी जाती हैं। अच्छा, अगर आपको गले में दर्द हो, आपके गले में डिस्चार्ज हो, पसी डिस्चार्ज हो और फीवर हो, तो देन वी शुड थिंक दैट हम इन्फेक्शन का शिकार हैं। जबकि एलर्जीज़ में आमतौर पे ये सिम्टम्स नहीं होती, उसमें ज़्यादा खराश और नाक की बंदिश का मसला होता है। नाक की बंदिश के जो हमारी प्रैक्टिस में पेशेंट आते हैं, अगर ये बंदिश कांस्टेंट है और मुस्तकिल है तो फिर नाक की हड्डी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हमेशा डायग्नोज करना चाहिए और उसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करना चाहिए। अच्छा, और कुछ ऐसी सिचुएशंस भी आती है ना, जैसे आप लास्ट टाइम आए थे, आप बता रहे थे हमें कि कुछ जगहों पे जो है ना सर्जरी पे जाना पड़ता है। हाँ, तो ये नाक की कौन सी ऐसी सर्जरी होती है, वो क्या चीज़ हो जाती है सच की वो एलर्जी से शक्ल जो है वो इतनी बुरी इख्तियार कर लेती है? नाक के अंदर कुदरत ने टर्बिनेट्स बनाए हैं जो कि गोश्त के टुकड़े हैं जो कि नाक की साइडों पे होते हैं। इन टुकड़ों का, इन गोश्त के टुकड़ों का, जिनको हम टर्बिनेट्स कहते हैं और आम ज़ुबान में कुछ लोग इसको गदूद भी कह देते हैं, ये ऐसी चीज़ है जो कि हमारे जो सांस लेते हैं
उसको रिस्पॉन्ड करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है हमारी। उसके ऊपर से जब हवा गुजरती है तो वो या ठंडी होती है या गर्म होती है और फिल्टर होती है और इसमें पानी ऐड होता है। इसी तरह नाक की हड्डी है। ये दो चीज़ें हैं जो कि स्ट्रक्चरली अगर ख़राब होंगी, इनके लिए हमें सम टाइम सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वाली चीज़ें जो है एंटीबायोटिक से या किसी एलर्जी की या कोई और मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकती? एलर्जीज़ जो हैं वो उनके लिए एंटीबायोटिक्स अवॉइड करने चाहिए। जब इन्फेक्शन होती है, इवन जो अर्ली वायरल और कोल्ड्स वगैरह होते हैं, उनमें हम एंटीबायोटिक्स से अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन इन्फेक्शंस अगर प्रोलॉन्ग होंगी तो फिर हमें एंटीबायोटिक्स का सहारा लेना पड़ता है। अभी आप हमारे साथ ही हैं, कुछ और भी सवाल हैं ज़रूरी आपसे करने, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं।